the last class, we talked about circular flow of income. Income generated flows from one sector to other. और उसके लिए हम लोगों ने जो है कि 3 स्टेज देखा था। एक जो है कि प्रोडक्शन के स्टेज पे, दूसरा जो है कि हाउस होल्ड जो खर्च कर रहा है उनका जो एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्पोजिशन के स्टेज पे। और तीसरा जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो इनकम जो है कि फर्म के पास आता है वह फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच जो है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह जो है कि हमारे 3 मेथड्स जो है कि हम लोगों ने देखा था कि वी हैव 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। फर्स्ट मेथड, प्रोडक्शन मेथड, it is also known as value added method। आज हम जो है कि प्रोडक्शन मेथड की थ्योरी लेंगे कि प्रोडक्शन मेथड से हम कैसे जो है कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, और उसके जो है कि न्यूमेरिकल जो आता है उसका हम लोग जो है कि समझ लेंगे और उस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। प्रोडक्शन मेथड, this method measures national income by taking net value added at factor cost by all the industrial sector of economy and net factor income from abroad, which involves the following steps। इसमें हमें क्या करनी होती है कि जितने सारे प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज हैं, सारे प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज के द्वारा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं, और उसको जब टोटल कर देंगे तो वह हमारा हो जाएगा डोमेस्टिक इनकम, दैट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर लेंगे तो वह हमारा जो है नेशनल इनकम हो जाएगा। दिस इज द थ्योरी। अब इसके लिए जो है कि नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए ये स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, जहां प्रोडक्शन होता है कंज्यूमर भी वहां है, और प्रोडक्शन जो है कि एक छोटी सी जगह से लेके बड़ी बड़ी जगह का प्रोडक्शन होता है, एक छोटी सी चीज से लेके बड़ी बड़ी चीजों का प्रोडक्शन होता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि प्रोडक्शन के कौन कौन से यूनिट्स हैं। तो दैट इज फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस and classifying them into 3 industrial sectors, namely primary sector, secondary sector and tertiary sector। This is the first step। हमने क्या किया कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से ऐसे जो है कि जहां जो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। आइडेंटिफाइंग द प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज, गांव में प्रोडक्शन हो रहा है, शहर में प्रोडक्शन हो रहा है, रोड के किनारे प्रोडक्शन हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है। हमें यह देखना है कि कौन कौन से प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद तो एक सिस्टमेटिक रूप में जो है कि हम उसको टैकल करेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि इसको जो है कि क्लासिफाई कर लेंगे। हमने पहचान कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, दीज आर द प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस। अब उनको जो है कि डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर, उनकी आर्थिक क्रियाओं के आधार पर हम उनको जो है डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है क्लासिफाई करते हैं। तो मेनली वी हैव 3 industrial sectors: primary sector, which is also known as natural sector; secondary sector, which is also known as man-made sector; and tertiary sector, which is known as service sector। तो जहां जहां प्रोडक्शन होता है तो वहां एक जो है कि नेचुरल गुड्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, डेयरी का प्रोडक्शन है, फिशरीज का काम हो रहा है, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग हो रही है, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। इसलिए इन सारे प्रोडक्शन को हम प्राइमरी सेक्टर में जो है कि रखते हैं। तो इसलिए इसको नेचुरल सेक्टर भी कहा जाता है, जिसमें आदमी की बनाई हुई चीज नहीं है, लेकिन हमारी एक्टिविटी से उन नेचुरल गुड्स का प्रोडक्शन होता है, इसलिए उनको जो है कि प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। सेकेंड जो है, अब इस प्राइमरी प्रोडक्ट्स को
ह्यूमन बींग्स उसको यूज करती है, यूज करके एक दूसरा प्रोडक्ट तैयार करती है जो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो जाता है, जो मैन मेड सेक्टर कहा जाता है। तो इसमें क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसान ने जो है कि व्हीट का प्रोडक्शन किया और इस मिलर ने इससे जो है कि आटा तैयार किया। तो आटा नेचर का दिया हुआ नहीं है, गेहूं नेचर का दिया हुआ, व्हीट नेचर का दिया हुआ है, लेकिन इससे हम आटा बनाते हैं, आटा से जो है कि हम ब्रेड बनाते हैं। तो ये सारा जो है सेकेंडरी सेक्टर का जो है कि प्रोडक्शन कहा जाता है कि नेचुरल गुड्स को या नेचुरल प्रोडक्ट, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं और उसको दूसरा प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जैसे कि लकड़ियां हैं, लकड़ियां प्राइमरी सेक्टर का नेचुरल गुड्स है और इस नेचुरल प्रोडक्ट को हम लोग जो है कि उसे फर्नीचर तैयार कर रहे हैं, मकान में यूज कर रहे हैं, वह हमारा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्शन कहा जाता है। इसमें जो है कि 4 सब सेक्टर्स होते हैं प्राइमरी सेक्टर में, जैसा कि हमने कहा, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, फिशरीज, माइनिंग एंड क्वेरिंग एंड फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। सेकेंडरी सेक्टर में जो है कि यहाँ मेन इसमें दो, एक हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में दो होते हैं, एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरा अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग है। रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यह है कि जिसका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास होता है, दैट इज रजिस्टर्ड। और जो अनरजिस्टर्ड छोटे छोटे प्रोडक्शन होते हैं, जैसे बाटा में शूज का प्रोडक्शन हो रहा है, वो रजिस्टर्ड है। खादिम्स में शू का प्रोडक्शन हो रहा है, वो रजिस्टर्ड है। लेकिन वहीं अगर जो है कि छोटे छोटे जो है कि शू मेकर्स जो है कि शू तैयार कर रहे हैं, तो वह जो है कि हमारा हो गया अनरजिस्टर्ड, उसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो उसमें रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में हो गया। और कंस्ट्रक्शन में जो है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, रोड का कंस्ट्रक्शन है, जितने सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं सब इसमें आते हैं। थर्ड वन इज सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो इसमें और इसमें क्या है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वह टेंजेबल होता है, वह विजिबल होता है, और इनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वह इनविजिबल है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। तो वो इसलिए इसको जो है सर्विस सेक्टर कहा जाता है, जिसमें इन दोनों का यूज करके हम जैसे डॉक्टर की सर्विस हो गई, बैंकिंग की सर्विस हो गई, होटल्स की सर्विस हो गई, ये सारे जो है कि सर्विसेज सेक्टर में आते हैं। और ऑल टुगेदर वी हैव 13 सब सेक्टर्स। तो अब इसके अलावा कहीं कोई ऐसा प्रोडक्शन का यूनिट हमारा नहीं छूटता है जहां प्रोडक्शन हो रहा है और वो हम उसको जो है कि नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए सिस्टमेटिकली जो है कि उनको 3 इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है क्लासिफाई कर लिया, और उसका सब क्लासिफिकेशन जो है 13 सब सेक्टर्स में है। सेकेंड स्टेप अब है कि हमने क्लासिफाई कर लिया। थ्योरी कहती है कि तीनों इंडस्ट्रियल सेक्टर का नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट हम निकाल के ऐड कर देंगे, डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, एस्टिमेटिंग नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय ऑल द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड एडिंग देम टू गेट डोमेस्टिक इनकम। अब इसके लिए हमें क्या क्या करना होता है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट को जो है कि निकालेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब जैसे कि 10 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ और उसका प्राइस जो है 20 है, तो 200 इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इसमें जो है कि क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस, उसका दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेकेंड वन इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन यूज्ड इन प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन में जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज हम यूज करते हैं और उससे हम प्रोडक्शन में उनके वैल्यू को जो है कि हम एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि ये गुड्स पहले का प्रोड्यूस्ड गुड्स है। अगर एक फर्नीचर का हमने प्रोडक्शन किया है तो उसमें जो है कि हमारा कि अगर 5000 का फर्नीचर है तो उसमें लकड़ी हो गए, नेल हो गए, ये सारी चीजें जो है जो पहले से प्रोड्यूस्ड गुड्स है उसका भी वैल्यू है, जो पहले का प्रोडक्शन है। इसलिए इसको भी जो है कि इसको एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए हमें उसका कैलकुलेट करना होता है, दैट इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन यूज्ड इन प्रोडक्शन। थर्ड वन
डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो हम इनकम जनरेट हो रहा है, अगर हम फर्नीचर बना रहे हैं तो उसमें जो है कि मशीन जो है कि चलती है, उसी तरह सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, तो ट्रक की सर्विस का प्रोडक्शन है, कार की सर्विस का प्रोडक्शन है, मकान की सर्विस है, ये सारे, लेकिन इसके जो है एक तरफ इनकम जनरेट हो रहा है और दूसरे तरफ जो है कि इनके वैल्यू इस यूज के दौरान जो है डेप्रिशिएट करता है, वो कम होता है। तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दीज आर द फिक्स्ड कैपिटल। मशीन क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है। बिल्डिंग क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है। द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, यूज के दौरान, और एक्सपेक्टेड ऑब्सर्वेंस इज कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर एक मशीन है, फॉर एग्जांपल एक मशीन है और उस मशीन की कीमत जो है कि 1000 रुपये है और उससे हम 5 फर्नीचर तैयार कर सकते हैं, तो एक फर्नीचर पर जो है कि उसका जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो 200 का होता है। उसी तरह एक जो है कि मशीन है, 5000 की मशीन है और उसका लाइफ जो है कि 5 इयर्स का है, तो 5 ईयर्स से डिवाइड करेंगे, पर ईयर जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, जो हमारा इनकम जनरेट हुआ था उसमें जो है वो कमी आएगी 1000 की। दैट इज वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय लाइफ स्पेन ऑफ द कैपिटल, तो उसको हम जो है कि कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनली जो है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर सब्सिडीज को हम माइनस कर देते हैं तो वह नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को कहते हैं विच कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, जो दूसरे पर, हम इसके पहले भी हम लोगों ने इसको जो है कि समझ लिया है, और इसको हम इसलिए कैलकुलेट करना होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स के कारण किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है। जैसे गैस का प्रोडक्शन हुआ, 800 का जो है कि एक सिलेंडर है और उस जब मार्केट में सेल करने के लिए हो रहा है तो उस पर 200 रुपये जो है एक्साइज, सेल टैक्स एक्सेट्रा, जीएसटी सब लगे, 200 रुपये जो है उस पर लगे, तो मार्केट में उसकी कीमत 1000 हो जाएगी, तो मार्केट वैल्यू इज 1000। लेकिन वह इनकम जनरेशन नहीं है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, हटाना है हमें। वहीं जो है कि सब्सिडीज के कारण ये प्राइस जो है उसका घटता है। अगर 100 रुपये 200 रुपये जो है टैक्स लगे और 50 रुपये उस पर सब्सिडी आ गई, तो नेट प्राइस कितना बढ़ा, तो 150। तो इसलिए दैट नेट इफेक्ट इज काउंटेड विद द हेल्प ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। अब इसी चीज को जो है कि यहां हम लोगों ने अब एक फॉर्मूले पर ले लेते हैं कि नेट NVAFC, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। तो जैसे ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम माइनस करेंगे तो वह जो है कि हमारा हो जाएगा वैल्यू एडेड, और वह वैल्यू एडेड होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब इसमें डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया तो नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, NIT को माइनस कर दिया नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरह जितने सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर का नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, सेकेंडरी सेक्टर का कर लिया और टर्शियरी सेक्टर का कर लिया, और इन तीनों को जो है जब हम ऐड करेंगे, दैट इज डोमेस्टिक इनकम, दैट इज NDPFC। This is equal to net value added at factor cost by primary sector plus net value added factor cost by secondary sector plus net value added factor cost by tertiary sector। ये डोमेस्टिक इनकम निकल गया। अब हमें जो है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड मेथड से, तो इसके लिए जो है कि एक तीसरा स्टेप कि अब डोमेस्टिक इनकम में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर देंगे तो वो हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा। एंड दिस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। हमारे रेसिडेंट्स फैक्टर्स को जो है कि बाहर से जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो है कि जो इनकम आता है, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एंड सिमिलर पेमेंट मेड टू द फॉरेनर्स, दैट इज
फैक्टर इनकम टू एवरेज। 200 500 रुपये हमें बाहर से आए और 300 हम जो है बाहर वालों को हमने दिया, तो नेट हमारे पास कितने, तो 200, एंड दिस 200 इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और जब इसको हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर लेते हैं तो वह हमारा नेशनल इनकम हो जाता है। दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज एस्टिमेटेड बाय डिडक्टिंग फैक्टर इनकम टू एब्रॉड फ्रॉम फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड and added in domestic income for national income. This is the steps by which we measure national income by production method or value added method. Now, तो ये हमारे जो है कि हो गए। अब इस दौरान हमें कुछ जो है कि प्रिकॉशंस को जो है कि लेने होते हैं। We have some precautions and we have to follow some precautions कि कुछ ऐसी चीजें हमारी छूट ना जाए और कुछ अनवांटेड चीज उसमें जो है इंक्लूड ना हो जाए, इसलिए जो है कि हम लोग उसको जो है उसमें प्रिकॉशन लेते हैं। और ये जो है कि क्वेश्चन जो आता है प्रिकॉशन से रिलेटेड कि आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया और नॉट, विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम ऑफ इंडिया और नॉट। तो ये इसमें भी प्रिकॉशन से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड। प्रिकॉशंस को जो है कि दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक पार्ट जो है प्रिकॉशंस में, पहला पार्ट है